नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को ले। तो आप सभी का आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप सभी तैयारी में जरूर जुड़ लग जाएंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जुड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है। इसलिए इससे आप इसको छोटे एवज में नहीं लेंगे। ये जो आकलन परीक्षा है, इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता है। ये आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये तो आकलन है, सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं। सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे, और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। तो आप जुड़ करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब एक बात बता दें, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे, महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जुड़ें, किससे जुड़ें, कैसे तैयारी करें जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बातें सभी की चल रही है। तो सभी की जब ऐसी बातें चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब रही बात कि आप अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित आधारित प्रश्न को नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास समय नहीं है क्योंकि पारिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर ही हमारा टीम काम कर रहा है। तो आप सभी को बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल, एनसीईआरटी सारे टेक्स्ट बुक का नोट्स, पीडीएफ मटेरियल और उसी उसी स्तर का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सारा तैयार किया जा रहा है और आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप उससे जुड़ करके तैयारी, चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, शाम को भी आपको समय मिलता है तो आपके व्हाट्सएप पर सारा चीज़ डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है 101% पास होने का गारंटी आपको बनता है। तो आपको जितना नोट्स मटेरियल दिया जाए, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, और दिक्कत है तो बात कर लीजिए 9631054226 पर। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद इस फोन नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। शिक्षण कौशल का विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? आपको बताना कि शिक्षण कौशल जो हमारे हैं उसका जो विकास हम करना चाहेंगे तो उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान होगा? प्रशिक्षण का, प्रौद्योगिकी का, निर्देश का या शिक्षण का? तो आपको बताना है। देखिए, ये वैसे प्रश्न बताइए कि प्रश्न कहाँ से हमने निकाला है, ठीक है? तो देखिए, आप सभी सहायक अध्यापकों को यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमने ये सारे प्रश्न यहाँ पर जितने भी अभी तक नियोजित शिक्षक के परीक्षा हुए हैं, जिसमें सीडीपी से पूछे हैं, और यहाँ पर जो आकलन परीक्षा सभी जगहों पर हुए हैं, वहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? वैसे प्रश्नों को ही हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, और बाकी जितने राज्यों में टेट हुए हैं वहाँ से सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके हम शिक्षण कौशल का दे रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ से लगभग 99% भिड़ने की संभावना है सारे प्रश्नों को, ठीक है? तो इसी तरह से देखिए, शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा और देखते रहिएगा, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और टोटल ये आपका नोट्स है, ये देखिए नोट्स बनाया गया है, तो नोट्स को आप परचेज कर लीजिएगा। इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट कोर्स का 499 रुपये लग रहा है, जिसमें सभी विषयों का आपका इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा, अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो, ठीक है? तो चलिए, अब देखिए, शिक्षण कौशल का विकास में अगर आप टीचर हैं तो आपको क्या होता है, तो हर समय आपको देखते हैं तो ट्रेनिंग मिलते रहता है। क्या मिलता रहता है? ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि आपको एक्टिव रखा जाता है, सक्रिय रखा जाता है कि आप उस गुण को जानें, जिससे कि आप शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सके। तो इसलिए क्या हमको ट्रेनिंग कहते हैं। अभी भी हम लोगों का ट्रेनिंग होता है, आप शिक्षकों का, ठीक है? तो ट्रेनिंग मतलब हो गया प्रशिक्षण। तो यहाँ प्रशिक्षण का जरूरी है। किसका जरूरी है? प्रशिक्षण का जरूरी है। चलिए, अगला है ज्ञानवाणी के फोन इन कार्यक्रम। ज्ञानवाणी के फोन इन कार्यक्रम को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए ज्ञानवाणी जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका फोन इन कार्यक्रम, उसको जारी करने का उद्देश्य क्या है? किस कारण से जारी किया गया है? मनोरंजन करने के लिए, एक तरह से प्रसारण करने के लिए, इंटरएक्टिव शिक्षा के लिए, या सूचना का प्रसारण करने के लिए। तो देखिए, ज्ञानवाणी कार्यक्रम की तरफ बच्चों का एक कोर्स चलाया जा रहा है। तो ये किस लिए चलाया जा रहा है? तो ये इंटरएक्टिव शिक्षा के लिए, माने कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और सुगम बना करके बच्चों को सिखाने के लिए किया गया है, ठीक है? तो ये ज्ञानवाणी कार्यक्रम का है। अगला है प्रभावी अध्यापक वह है जो, कौन प्रभावी अध्यापक? आपको बताना है। देखिए, प्रभावी अध्यापक कौन होता है? जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है। देखिए, आप भी टीचर हैं, आप यहाँ पर अपने स्तर से चुनिएगा, क्योंकि पेडागोगी देखिए इसीलिए लोग कहता है कि सब सही है, लगा लो जी,
सब सही है लगता है, यही कहता है आदमी, कहता है ना। तो आपको भी लग रहा है कि सब सही है, लेकिन 100% सही के लिए जो आपका बोर्ड यहाँ पर फिक्स करता है वो सही होता है। तो अब इसमें देखिएगा, अपने अपनी सोच से आप जिस प्रकार का शिक्षक होइएगा ना वैसा ही सोचिएगा। अगर आप प्रभावी शिक्षक होइएगा तो जरूर आंसर सही करके बताइएगा। जो कक्षा पर नियंत्रण रखता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, या खूब असाइनमेंट लिखवाता है, ठीक है, तो कौन प्रभावी अध्यापक हुआ बताइए। तो यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे जो कक्षा पर कंट्रोल रखेगा वही प्रभावी शिक्षक है। तो किसी का ये भी होगा जो कम समय में अधिक सूचना दे सकेगा वो भी होगा, और कोई कहेंगे छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें लगता है कि आप में से अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि प्रभावी शिक्षक वही है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपका भी आंसर यही था तो आप एक गुड टीचर हैं, ठीक है, आप एक गुड टीचर हैं। चलिए अगला, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अध्यापन किस विधि से हम करवाएं कि ज्ञान के प्रयोग को अधिक प्रोत्साहित करेगा। समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वाध्याय विधि, या टीम अध्यापन विधि, ठीक है, कौन सा, तो आप बताइएगा। तो देखिए आपका अगर ज्ञान को बढ़ाना है, अध्यापक का अध्यापन, ये अध्यापक नहीं है ना, अध्यापन की कौन सी विधि, किस विधि से हम टीचिंग करवाएं कि यहाँ पर ज्ञान को अधिक से अधिक प्रोत्साहित मिले, अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, समस्या समाधान विधि है। क्योंकि जब समस्या आएगी और लोग उसका समाधान करेंगे तो ये अध्यापन को ज़्यादा बढ़ावा देगा, ठीक है। अध्यापन को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए समस्या समाधान विधि जो है सबसे अच्छा माना जाता है ना। चलिए अगला देखिएगा, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं, देखिए बहुत लइकन है जो दिमाग खराब कर देता है जी, करता है ना, बार बार आता है ये मैडम, ये सर ऐसे हो रहा है, ऐसे करे ना करे, पूछते रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी में है कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित करना चाहिए, और व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह देना चाहिए। तो क्या कीजिएगा बताइए, जो छात्र आपसे बराबर कक्षा में सवाल पूछ रहा है उसको क्या कहिएगा। तो देखिए यहाँ पर सब आंसर लगभग लग रहा है कि सही कहेंगे, जो जैसा होंगे वैसा देंगे, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर है, जो सबसे सटीक उत्तर है, जो होना चाहिए, ऐसे तो आपको देखने में सब सही लग रहा है, जो सटीक उत्तर है वो है आपका ए नंबर। यदि आपने भी ए नंबर किया है तो आप एक अच्छे टीचर हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है, उन्हें स्वतंत्र रूप से। नहीं तो गया बच्चा कल बता देंगे जी, छोड़ देगा, नहीं तो गया तो तुम कहाँ बीच में बोल दिया जी, कहाँ उठ गया जी, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो और हर समय भी पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आप आइए करो, समय पर आओ, ठीक है। जिसने पढ़ाई और अगर पूछ रहा है तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और यदि आप उस सही उत्तर का जवाब दे नहीं आता है तो किसी से पूछ करके लेकिन उसी समय जवाब मिलना चाहिए, जिससे बच्चा को निरुत्साहित ना हो सके। अगला है, नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है, कौन टीचर आपको सबसे अच्छा लगता है बताइएगा। तो आपको जैसा लोग पसंद करता होगा आप उसके अनुसार बताइएगा। समय का जो पाबंद रहता है वो टीचर अच्छा होता है, या अनुसंधान की ओर प्रवृत्त होता है, एकदम वैज्ञानिक की ओर जा रहा है वो टीचर है, ठीक है, या लोकप्रिय और आदर्श शिक्षक है वो सही है, या जो छात्रों का मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका समय का पाबंद एकदम गलत है। समय का पाबंद वाला कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा वो शिक्षक होगा ना, खाली समय पर आ जाए और काम ना करे तो अच्छा नहीं है। दूसरा, अनुसंधान की प्रवृत्ति, अगर केवल वो इंजीनियरिंग की ओर जा रहा हो, खाली वो साइंटिस्ट की ओर जा रहा है तो ये भी सही नहीं है। अगला है लोकप्रिय और आदर्श शिक्षक, ठीक है, तो ये सही आंसर है। लोकप्रिय वही होता है जिसमें कुछ गुण होता है, जिसमें सामाजिक गुण होता है, आर्थिक गुण होता है, मानसिक गुण होता है, सारा गुण होता है, सेंसिटिविटी होता है, तो वो सभी यहाँ पर आदर्श होते हैं, ठीक है। तो आदर्श शिक्षक को अध्यापक को सबसे अच्छा माना जाता है। एक आदर्श, एक आइडियल टीचर के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं तभी उसको आइडियल टीचर माना जाता है, आदर्श शिक्षक माना जाता है, तो ये सही है। और ये डी, छात्रों का मनोरंजन खाली करवाते रहेंगे तो अच्छा शिक्षक हो जाइएगा जी, नहीं, ठीक है। तो आंसर कौन हुआ, आंसर हुआ सी, लोकप्रिय और आदर्श शिक्षक। अगला है, मूल्यांकित शिक्षा छात्रों को क्या बनाती है। मूल्यांकित शिक्षा छात्रों को क्या बनाती है, जो हम लोग शिक्षा का मूल्यांकन करते हैं वो छात्रों पर कैसे असर डालता है। अच्छा नागरिक बनाता है, सफल व्यापारी बनाता है, लोकप्रिय अध्यापक बनाता है, या कुशल प्रबंधक बनाता है, ठीक है। तो मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बनाता है, तो मूल्यांकित शिक्षा जो है
वो छात्र को एक अच्छा नागरिक बनाता है। एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए शिक्षा का दिया जाता है, शिक्षा का प्रसार किया जाता है। अब बता दें दोस्तों, देखिए इस सभी प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं ना, यह ऐसे किताब से कलेक्ट किया गया है जो आपको मिल ही नहीं सकता है, समझ गए। तो वो नहीं मिल सकता है तो आपको क्या करना है, तो आपको हमारे यहाँ से नोट्स परचेज कर लेना है ये सब क्वेश्चन के लिए। और ये सब क्वेश्चन मैंने 100% भिड़ने की गारंटी भी है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, तो इसी तरह का आप देखिए प्रैक्टिस करते रहिएगा हमारे साथ जुड़ करके। तो देखिए बहुत ही विलम्ब हो रही है, आप सभी जो है जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 499 रुपये में, ठीक है। 499 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता यहाँ पर दिखा रहा है, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है कैसे, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता कैसे संभव है। परिचर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य साधन द्वारा या पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा, कैसे संभव है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता जो है आपको कैसे संभव है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा परिचर्चा विधि द्वारा। हम बच्चों को यहाँ पर परिचर्चा में भाग लिवाएंगे तो ये जल्दी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पर शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। शिक्षा जो है निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है, सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो शिक्षा जो है किसका एक शक्तिशाली साधन है, तो शिक्षा से में क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, सामाजिक रूपांतरण भी होता है, व्यक्तिगत रूपांतरण यानी व्यक्तिगत विकास भी होता है, व्यक्तिगत रूपांतरण, और अगला है सांस्कृतिक रूपांतरण का, सांस्कृतिक विकास भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। शिक्षा से ये सभी गुणों का विकास होता है और ये सभी गुणों का विकास करने का एक बहुत ही सर्वोत्तम और शक्तिशाली साधन शिक्षा को माना जाता है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, क्या है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य। आपको भी यहाँ पर चुनौती मिलता है आप सभी शिक्षकों को, तो क्या है चुनौतीपूर्ण कार्य, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, ठीक है, पहला चुनौती है यही है क्या, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना और अनुशासन को बनाए रखना, दूसरा है, तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, और चौथा है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो क्या यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक चुनौती। देखिए चुनौती तो सभी हैं, इसमें आप जितने भी देख रहे हैं वो सब आपके समझ, एक शिक्षक के समझ चुनौती ही है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है। देखिए ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक चुनौती क्या है, ठीक है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा डील करते हैं हम। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने के लिए तैयार करना, ठीक है, यह भी एक चुनौती ही है शिक्षक के सामने, लेकिन सर्वाधिक में से नहीं है। शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना और अनुशासन बनाए रखना, ये जो है सबसे देखिए यहाँ पर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि कैसे हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाएं, जिससे बच्चे जो है अच्छे से भाग लें, अच्छे से ध्यान दें और कुशल पूर्वक यहाँ पर कार्य करें, और अनुशासन बनाए रखना, ये सब शिक्षक के समझ बहुत बड़ी चुनौती है। अनुशासन को बनाए रखना और शिक्षण को आनंददायक बनाना, यही इसमें सबसे राइट आंसर है, ठीक है। देखिए अनुशासन बनाना भी हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन यह दो चीज है, शिक्षण को आनंददायक बनाना और अनुशासन दोनों, तो इसलिए ये बेस्ट आंसर यही होगा। आंसर तो सभी तो सही है, लेकिन आप अपने स्तर से सोचिएगा तो देखिए उसमें सबसे बेस्ट कौन आता है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए इसमें अब आप कहिएगा कि यहाँ शिक्षण शास्त्र का 100% प्रश्न किसी का भिड़ जाए, तो हम आज आपको लिखित दे देते हैं जी 101% किसी का नहीं भिड़ेगा, लेकिन आप प्रश्न का यदि ये प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको इसी तरह के प्रश्न इसी पर आधारित मिलेंगे और आप वहाँ पर 101% एकदम, देखिए आपका कितना नंबर का 18 नंबर का है ना, तो 18 में 18 लेकर के आइएगा, समझ गए। तो यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करते रहिए। अब सारे नोट्स देखिए हाथ से बना हुआ है जी, कहीं से नहीं है, बहुत जो है अच्छे अच्छे किताबों का कलेक्शन करना पड़ता है, तब जाकर के आपको ये सारे नोट्स मिल रहे हैं। और ये वैसे ही प्रश्न है जो जैक मॉडल पर आधारित है, जो जैक ने यहाँ पर तैयार किया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप सभी देखते रहिएगा। अब देखिए कक्षा में ये क्या था, अगला था अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य जो टीचर का माना जाता है वो क्या है बताइएगा आप लोग। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना,
विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना और विद्यार्थियों में ज्ञान का भंडार कर देना। बताइए, अध्यापक हैं आप ना, आप टीचर हैं ना, सबसे प्रारंभिक कार्य आपको क्या करना है बच्चों के लिए? विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, ये तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा काम कौन करना है बताइए? प्रारंभिक कार्य। विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, ये भी है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना और विद्यार्थियों में ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन जो आपने देखे आप सभी, उसमें एक ऑप्शन जो है बड़ा सटीक लग रहा है ना? क्या लग रहा है? विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। देखिए हम लोग का विद्यालय में जब हम लोग जाते हैं तो बच्चों का सर्वपक्षीय यानी सभी गुणों का विकास करना है, ठीक है? सर्वगुण का विकास करना जो है ये अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। सिर्फ बौद्धिक स्तर को बढ़ाने से ही नहीं हो जाएगा, उसमें सामाजिक गुण डालने होंगे, नैतिक गुण डालने होंगे, अनुशासन का गुण डालने होंगे, विकास का गुण डालने होंगे। तो बहुत सारे गुण यानी सर्वपक्षीय, उसके सभी पक्षों की और ध्यान देकर के आपको विकास करना होगा। ये राइट आंसर सी होगा, ठीक है? चलिए अगला देखिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए बताइए? छात्रों को चाहे वह करने दें, जो छात्र चाह रहे वही करने दें। एक प्रभावी अनुशासन अध्यापक के लिए छात्रों के साथ बैठक करें, मिलकर बैठक करें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें या उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। क्या होगा? एक प्रभावी अनुशासन यदि आप विद्यालय बनाए रखना चाहते हैं तो आपको किस तरह के कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में चलते हैं। डिटेल्स में देखिए क्या है, छात्रों को चाहे वह करने दे, ये तो कभी नहीं होना चाहिए हम सभी शिक्षकों के लिए। छात्रों के साथ बैठक करें, ये होना चाहिए, जरूर बैठक करना चाहिए हमें। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार, ये तो नहीं होना चाहिए, कठोर व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। देखिए ये 2 ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन इसमें सबसे सटीक ऑप्शन जाइएगा तो छात्रों को देखिए नरमी भी बरतना है और दृढ़ता भी बनाए रखना है अनुशासन के लिए, ठीक है? मतलब कि उन्हें एक बार दुलार प्यार भी करना है और एक बार कड़ाई के साथ भी पेश आना है। दोनों गुण आप में होने चाहिए, तब जा करके यहाँ पर प्रभावी अनुशासन चलेगा। ये नहीं कि गए आप 20 पटकन मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ केवल बैठक करें, उस पर अनुशासन लागू न हो। तो नरमी भी होना चाहिए और दृढ़ता के साथ भी काम करना चाहिए, ठीक है? चलिए तो देखिए इस सारे प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ बता दे रहे इसी चैनल पर मिल रहा है, किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, किसी जगह आप ढूंढिएगा कहीं नहीं मिलने वाला है, आपको यहीं आना है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों का यहाँ पर जो कलेक्शन किया जा रहा है हमारी टीम की तरफ से और मैं खुद उसमें शामिल हूँ, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 101% पास करने की गारंटी मैं दिवा रहा हूँ। तो आप देखने के बाद यहाँ पर जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप जरूर कॉल करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि दिसंबर तक देखिए जी आपकी परीक्षा हो जाएगी और दिसंबर तक हमारे तरफ से यहाँ पर 6 to 8 तक का पूरा नोट्स आपको चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, चाहे आपका रीजनिंग का हो, चाहे आपका मैथ का हो या सोशल स्टडी, सोशल से सारी चीज़ों का यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा और यहाँ पर 499 रुपया एक बड़ी राशि नहीं है। आप जुड़ करके जब पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर पास होने का 101% गारंटी आपका आ रहा है, ठीक है? तो गारंटी वाले चीज़ पर जरूर आए हैं। अब देखिए डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए ये आप दिए होंगे तो ये 1001 बार अब तक पूछ दिया है। जहाँ जाइएगा चाहे कौनों राज्य में चल जाइए, डिसलेक्सिया पीछा नहीं छोड़ रहा है जी, छोड़ रहा है। आपको भी नहीं छोड़ा था, जेटेट में 2 बार आ गया, दोनों बार आया ना डिसलेक्सिया, और सीटेटो में आया है। मानसिक विकृति से, व्यवहार से, पठन विकृति से, लेखन विकृति से। माने डिसलेक्सिया किसका है? तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकृति से, यानी वो बच्चा जो है अपने एक समय से वो सही ढंग से नहीं उसका उच्चारण कर पाता है, नहीं उसको पढ़ पाता है, उल्टा उच्चारण करता है, तो वो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? देखिए जीन पियाजे कहीं नहीं छोड़ेगा, यूं नहीं छोड़ेगा, आपको आकलनों में न छोड़ेगा, इसलिए जीन पियाजे के अपना बना लीजिए, ठीक है? ना बनाइएगा तो दूर खेद देगा, आपको पास नहीं कर पाइएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण? बहुत बार ये पूछा है। देखिए इसका नीचे हम नोट्स बना दिए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसका नोट्स भेज दिया गया है और आप सभी देख लीजिएगा। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो इसके कितने चरण होते हैं? तो याद रखिएगा इसके जो है 4 चरण होते हैं। वो कौन कौन होते हैं उसका नोट्स नीचे हम बना दिए हैं आपको। देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक बच्चों के लिए होता है।
पूर्व संक्रामक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है, मूर्त संक्रामक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है, और औपचारिक संक्रामक अवस्था जो होता है ये 11 से 15 वर्ष तक होता है। तो बहुत बार ये भी पूछता है कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था जो है कितने वर्ष को माना जाता है, दे देगा जो ऑप्शन में 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 दे देगा। अब याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की आयु तक माना जाता है, तो 2 से 7 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पर डेली आपको नोट्स और पीडीएफ मुहैया करा रहे हैं। डेली आपको यहाँ पर नोट्स दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, आपको वीडियो दिया जा रहा है। आपके पास जब समय है तब अपने व्हाट्सएप पर जा करके इसको देख सकते हैं। ऐसा नोट्स और ऐसा वीडियो जो है कहीं आपको दूसरे जगह उपलब्ध नहीं है जो कि जैक मॉडल पर आधारित हो। तो आप यहाँ से जरूर नोट्स परचेज करेंगे और हमारे साथ परीक्षा तक जुड़े हुए रहेंगे। यानी दिसंबर तक के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए की राशि पेड करके आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं और 101% पास करने की गारंटी आपको टीम देता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।